नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र को देखा और हमने उसके अंदर के यानी कि दोनों कोशिकाओं के अंदर की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा किया। आज हम अपने क्लास में क्या करने वाले हैं? आज हम अपने क्लास में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच के अंतर को समझेंगे। क्या समझेंगे? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच के अंतर को समझेंगे। चलिए, अब दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हमने ये पढ़ा कि अधिकांश कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में समान रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल पादप या केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब हम आज क्या करने वाले हैं? इन दोनों के बीच में, पादप एवं जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले पादप कोशिका की बात करते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु सेल में या जंतु कोशिका में क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब दूसरा अंतर देखते हैं। पादप कोशिका में आपको पता है हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, है ना? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक एब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगला, सेंट्रोस्टोम, जो सेंट्रोसोम है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तीसरा, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में हम नहीं देख सकते, यह अनुपस्थित होता है, बल्कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम उपस्थित होता है या इसमें पाए जाते हैं। अगली डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है? रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। कैसी होती है? रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी होती है। आपने देखा, बड़ी सी रिक्तिका को दिखाया था मैंने, जो हमने पादप कोशिका पढ़ी थी। तो रिक्तिका बड़ी होती है तथा संख्या में एक होती है। एक बड़ी सी रिक्तिका होती है ना? एक बड़ी सी रिक्तिका होती है किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में कैसी होती है रिक्तिकाएं? रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, छोटी होती हैं तथा संख्या में अधिक होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं। ठीक है, संख्या में अधिक, छोटे छोटे बहुत सारे रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, अगला जो इनके बीच का अंतर है वो ये है कि केंद्रक परिधि की ओर होता है। केंद्र कहाँ पाया जाता है पादप कोशिका में? केंद्रक जो है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक वो कहाँ की तरफ होता है?
परिधि परिधि की ओर होता है, जबकि अधिकांश जंतु कोशिका में कैसे होता है? केंद्रक मध्य में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक मध्य में होता है। अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो मध्यम में होता है या मध्य में होता है। ठीक है, तो ये है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का डिफरेंस। क्या क्या है एक और बार जरा देख लेते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम की उपस्थिति होती है। अब पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और एक संख्या एक में होती है, यानी कि एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, जबकि जो हमारे एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी और बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और जो आखिरी जो इनके बीच का अंतर है वो ये है कि केंद्रक पादप कोशिका में केंद्रक या न्यूक्लियस वो परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है। तो ये है इनके बीच का अंतर। ठीक है, ओके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कि ऊतक क्या है। क्या पढ़ेंगे? ऊतक क्या है? ऊतक यानी टिश्यू, कोशिका यानी सेल, है ना? तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है, ये आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है ऊतक। ऊतक या टिश्यू। तो बेटा आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिक जीवियां हैं, और सभी जैविक प्रक्रियाएं या क्रियाएं जैसे कि श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, एक ही कोशिका में संपन्न होता है इन जीवियों में। अब बहुकोशिक जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती है। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? कोशिकाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे कि मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। क्या करता है? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं, तथा पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। वो सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे समान रचना व समान रचना, समान रचना व उत्पत्ति, समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के वाली कोशिकाओं वाली कोशिकाओं का समूह, वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य
संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संपन्न होता है, उसी को हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ओके, तो क्या कहा मैंने? समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें ही ऊतक कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो बेटा, आप जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है ना? कि जैसे कि आप छोटे बच्चे थे पहले, उसके बाद लंबे होते गए, लंबे होते गए और बढ़ गए। और आपको पता है कि एक उम्र आने के बाद वो लंबाई जो है वो रुक जाती है, उसके बाद आप नहीं लंबे होते। अगर लंबे होते तो आपके मम्मी पापा सब कहाँ तक पहुंच गए होते, है ना? या दादा दादी जो है घर में, जो काफी, जैसे कि काफी साल उनकी उम्र हो चुकी है, वो सब कितने लंबे हो गए होते, है ना? तो यानी कि एक निश्चित आयु तक ही ये लंबाई होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी लंबाई रुक जाती है। परंतु पौधों को आपने ध्यान दिया है, पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है। जब तक वे जीवित रहते हैं, वो जो पौधे हैं वो लंबे होते रहते हैं या नई शाखाएं आती रहती हैं उनमें। अतः इससे स्पष्ट है कि पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊतक हैं वो पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक एवं स्थायी ऊतक यानी कि दो वर्गों में इनको बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? पादप ऊतकों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक है प्रविभाजी, प्रविभाजी ऊतक, तथा दूसरे को हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, इस प्रकार से हम पौधों को ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को या पादप ऊतकों को दो वर्गों में बांटते हैं। वे हैं प्रविभाजी ऊतक एवं स्थायी ऊतक। अब ये क्या क्या चीजें हैं हम आपको बताते हैं। चलिए, पहला है हमारा प्रविभाजी ऊतक। अब ये प्रविभाजी ऊतक क्या है जरा देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पादप ऊतक। जो मैंने कहा दो प्रकार के हैं, प्रविभाजी एवं स्थायी ऊतक। प्रविभाजी एवं स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रविभाजी ऊतक क्या है। ठीक है, प्रविभाजी ऊतक क्या है? चलिए, अब पौधों में वृद्धि निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने में उनकी कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है। ऐसे विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को ही हम क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। जैसे कि ये एक पौधा है,
ठीक है, ये एक पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं। ठीक है, तो पौधों में जो वृद्धि है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में, ऐसे नहीं कि हर जगह से वो बढ़ते हैं, कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। जैसे कि जड़ तथा जैसे कि जड़ तथा तने के कलिकाओं यानी कि शीर्ष भागों में क्या होता है, ये बढ़ते हैं। ठीक है, शीर्ष भागों से ये बढ़ते हैं। तो ऐसे विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है, यानी कि विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कहां पर? इनकी कलिकाओं के शीर्ष भाग में। तो ऐसे ऊतकों को ही हम क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक, विभज्योतक ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? निरंतर 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 क्या होते रहते हैं? ये निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक। क्लियर? निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक कहते हैं। चलिए, अब दूसरा जो ऊतक हमने पढ़ा इसमें पादप ऊतक में, वो है स्थायी ऊतक। ये स्थायी ऊतक क्या होता है? स्थायी ऊतक यानी प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनाई गई नई कोशिकाओं में, यानी कि पुनः विभाजित होते रहते हैं, हमने कहा ये है ना। और ये जो पादप शरीर में विकसित होकर या विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि ऐसे जो विभाजित होते रहते हैं, यानी कि प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनाई गई नई कोशिकाओं में परिवर्तन आते रहते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि यह विकसित होने के बाद, काफी ज्यादा विकसित होने के बाद इनकी जो विभाजन क्षमता है वो रुक जाती है और ये अन्य विशिष्ट कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऊतकों को ही या ऐसे जो विशिष्ट कोशिकाएं, उनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। अब जड़ है, तना है, पत्ती या अन्य भागों में स्थायी ऊतक हम देख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वो है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। स्थायी ऊतकों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में उसको, सरल ऊतक। और क्या कहते हैं? जटिल ऊतक, जटिल ऊतक कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। तो स्थायी ऊतक को दो वर्गों में बांटा जाता है, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल टिश्यूज या जटिल ऊतक को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़ते हुए पादप का गठन कराते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या कहा? सरल ऊतक यानी कि सिंपल है ये। ठीक है, एक ही बेचारा सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पादप निर्माण में इन ऊतकों का विशेष योगदान रहता है। अब जो जटिल ऊतक है वो एक से अधिक प्रकार के जटिल ऊतक, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको जटिल है थोड़ा सा, तो वो एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग? जटिल ऊतकों को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं इनको। ये अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हो, कोशिकाओं से बने होते हैं। तो हम जटिल कोशिकाओं को एक और नाम से जानते हैं, वो है
संवहन, वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं हम उसको। संवहन, संवहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं वस्तुओं को, संवहन ऊतक कहते हैं। अब संवहन ऊतक, ठीक है, क्या किस लिए होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनके उदाहरण है, ये संवहन ऊतकों के उदाहरण जाइलम और फ्लोएम। क्या है इनके उदाहरण? जाइलम और फ्लोएम। बेटा इनके कार्य क्या क्या है पता है आपको? फ्लोएम, जाइलम जो है वो जल को, भूमि से जो जल, जो जड़ें खींचते हैं, वो अन्य पेड़ के या पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह है जाइलम का कार्य। अब फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा, आपको पता है कि पत्तियां खाना बनाते हैं इनके पौधों में, है ना, ये पत्तियों द्वारा बनाए हुए खाने को पौधों के बाकी अन्य स्थानों तक ये क्या करते हैं? वितरण करते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम किसके उदाहरण है? किनके उदाहरण है? जटिल ऊतक के उदाहरण है। जटिल ऊतक को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, यानी कि पहुंचाना है इनका काम, खाना हो चाहे पानी हो, इसको पहुंचाने का काम है इनका। ठीक है, अब पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मैंने कहा जाइलम। और पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। इसको जरा चित्र के माध्यम से भी जरा दिखा देते हैं आपको, ये कैसे दिखते हैं। अगर हम एक तने को काट दे पेड़ के, या एक पौधे के तने को काट दे, तो आप इस प्रकार से देखेंगे। संवहन है ये, ठीक है, संवहन ऊतक कहलाते हैं। ये जटिल ऊतक है, आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम का कार्य क्या बताया मैंने? पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य क्या बताया? पत्तियों में निर्मित भोज्य वस्तुओं, पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है इनका कार्य। ठीक है, तो ये तो थी किसके बारे में? पादप ऊतक के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जंतु ऊतक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे, और वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी पढ़ाया वो सब क्लियर है। चलिए, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।